your next unit is children and women in sports. Okay, तो इसमें मोस्टली the topics are motor development, fine and gross. There are two types of motor development, fine and gross. Okay, then stages of growth and development, जो कि मैं आपको ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा चुका हूँ. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेंट हो गया, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, टीन एज, अडल्टहुड, लाइक दैट. तो उन एज कैटेगरीज या स्टेजेस में वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, तो वो भी इसमें ऑलरेडी है. ठीक है, देन इसमें जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, और इसके अलावा इसमें रिलेटेड टू वुमेंस, तो ये पहले 2 चैप्टर्स थे, अब कंबाइंड हो चुके हैं. तो वुमेंस का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में क्यों कम है, क्या कॉजेज़ हैं, क्या साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उनका पार्टिसिपेशन कम होता है. तो और उनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, मिनार्च हो गया, ठीक है, और फीमेल एथलीट, तो इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है. 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर इससे पूछा जाता है हर साल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा कुछ इसमें बहुत कुछ नया है. तो नाउ वी विल स्टार्ट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. इन चिल्ड्रन फिजिकल एक्टिविटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यानी कि वो कह रहा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की जो चाइल्ड होते हैं उनकी एज बढ़ती रहती है, उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते रहता है. और ग्रोथ जो होती है वो बॉडी से रिलेटेड है और डेवलपमेंट रिलेटेड टू माइंड, उनका ये दोनों ही चीज़ें ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच जाती हैं. मोटर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हेल्प टू अटेंड फुल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. गुड पोस्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेवलपमेंट. तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्चर्स भी हैं, पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ भी हैं. तो जो पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ होने की वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है बच्चे की वो कहीं ना कहीं रुक जाती है. ठीक है, जैसे जो पोस्चर डिफॉर्मिटीज़, देयर आर लॉट ऑफ पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ इन योर सिलेबस. द फर्स्ट इज नॉक नी, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, लॉर्डियोसिस, काइफोसिस, बोलैग एंड स्कोलियोसिस. So these are the postural deformities. 3 are related to lower leg deformities and 3 are upper body. Women are equally important in society and have been taking active part in social activities. आजकल क्या है, जो वुमेन्स हैं उनका जो वो है सोसाइटी में वो इक्वली हो चुके हैं मेंस के, और उनको भी कम्प्लीटली राइट्स है कि वो सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें. टुडे द बैटल ऑफ इक्वलिटी बिटवीन मेंस एंड वुमेन्स स्पोर्ट्स रेजेस ऑन. और ये सब हुआ है स्पोर्ट्स की वजह से, जो इक्वलिटी के लेकर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हुआ है मेंस और वुमेन्स के बीच में, ये सब स्टार्ट हुआ है स्पोर्ट्स से. क्योंकि स्पोर्ट्स ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि उनको भी इक्वलिटी मिले सोसाइटी में. वुमेन स्पोर्ट्स इंक्लूड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन प्रोफेशनल एंड एमेच्योर कॉम्पिटिशन. और स्पोर्ट्स ही उनको एक काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वहाँ पर कि वो प्रोफेशनली एज अ प्लेयर वो क्या करें, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें. फीमेल पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स ड्रामेटिकली इन 20th सेंचुरी. और जो ये वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हुआ था ये 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था. आपको पता है कि फर्स्ट टाइम वुमेन ने पार्टिसिपेट कब किया था, 1900 में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में. ठीक है, स्पेशली इन द लास्ट क्वार्टर रिफ्लेक्टिंग चेंजेस इन मॉडर्न सोसाइटी डैट एम्फसाइज जेंडर डिफरेंसेज. द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस वेरीज फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री. अब इसका कहने का मतलब है कि जो पार्टिसिपेशन है वुमेन्स का वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है. अभी भी इंडिया में काफ़ी कम है पार्टिसिपेशन वुमेन्स का. ठीक है, सो नाउ फर्स्ट टॉपिक इज मोटर डेवलपमेंट. व्हाट इज मोटर डेवलपमेंट? ये क्वेश्चन अमूमन आता ही आता है कि मोटर डेवलपमेंट किससे कहते हैं. ठीक है, या एग्जामिनर बोर्ड में पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए. इट इज़ रिलेटेड टू स्मूथ एंड कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी. यानी कि क्या है, ये स्मूथली हमारे जो मूवमेंट्स हैं, मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, वो स्मूथली वर्क करें कोऑर्डिनेशन के साथ. उससे क्या कहा जाता है, मोटर डेवलपमेंट. अगर वो कर रहे हैं तो इट मीन्स उनका मोटर डेवलपमेंट हुआ है, उनकी मोटर स्किल्स बेटर वर्क करेंगे. जैसे रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सब मोटर स्किल्स कहलाती हैं. ठीक है, और इट इज़ इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स ऑफ एंड बोन्स. और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं वो है आपके मसल्स एंड बोन्स. Now come to there are 2 types of motor development. The first is gross motor development and fine motor development. In gross motor development, the child control over big muscles like balancing, sitting, standing like. And fine motor skills, the child control over small muscles like catching, throwing, controlling tongue, lip-sync, like that. Now there are very short topics, growth and development. What is growth? ये भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ 11th क्लास में.
ठीक है, आई रिपीटेड अगेन, इट इज़ अ स्लो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट कैन बी मेजर, ग्रोथ इज अ डेवलपमेंट ऑफ अवर फिजिकल बॉडी लाइक इंक्रीज ऑफ बॉडी वेट, लेंथ एंड हाइट. इट मीन्स ग्रोथ इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. जो ग्रोथ है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. इट कैन बी, और इसको हम मेजर कर सकते हैं थ्रू मेजरिंग टेप हो गया, स्टेडियोमीटर, ओके, क्योंकि ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है, फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है, जैसे हाइट, वेट, लाइक, ठीक है, इसमें एग्जांपल भी दिए हुए हैं, लाइक इंक्रीज द बॉडी वेट, लेंथ, हाइट, ओके. तो ये वेइंग मशीन और स्टेडियोमीटर से हम इजीली मेजर कर सकते हैं. बट जो डेवलपमेंट है ये भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और ये तब तक डेवलपमेंट चलती है जब तक पर्सनस की डेथ नहीं होती, यानी कि इट स्टार्ट फ्रॉम बर्थ टिल द डेथ. और ये भी क्या है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी भी एंड नहीं होती है. इंसान के मरने के बाद ही डेवलपमेंट खत्म होती है. इट इज़ रिलेटेड टू आवर माइंड. और डेवलपमेंट जो नॉर्मली जो वर्ड आता है वो आता है हमारे माइंड से रिलेटेड, कि हमारा माइंड कितना डेवलपमेंट हो गया, IQ लेवल हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, नॉलेज हो गया, उनके बेसिस पे कर सकते हैं. इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ आवर माइंड, इट कैन नॉट बी मेजर. और हम किसी के माइंड के डेवलपमेंट को कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं. ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर. इट मीन्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके वजह से मोटर डेवलपमेंट अफेक्ट होती है कहीं ना कहीं पर, यानी कि कम ज़्यादा हो जाती है किसी पर्सन की. उसमें सब द फर्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिशन, बिकॉज न्यूट्रिशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मोटर डेवलपमेंट. अगर कोई बच्चा प्रॉपर न्यूट्रिशन लेता है तो उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं ऑप्टिमम लेवल पहुंचती है, और इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन जो लेगा उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती है, यानी कि ऑप्टिमम लेवल तक नहीं पहुंच पाता. बॉडी वेट समटाइम्स जो ओबेस पर्सन होते हैं, ओवरवेट पर्सन होते हैं, उनकी मोटर डेवलपमेंट जो होती है, मोटर स्किल्स जो होती हैं वो डेवलप नहीं हो पाती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल चाइल्ड. ओवरवेट एंड ओबेसिटी चिल्ड्रन है लेस मोटर डेवलपमेंट, यानी कि जो ओवरवेट और ओबेस पर्सन होते हैं, वो बच्चे होते हैं, उनकी मोटर डेवलपमेंट कम होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल चाइल्ड जिसका वेट नॉर्मल होता है, बिकॉज ऑफ लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज. और जो ओबेस और ओवरवेट पर्सन होते हैं वो बहुत ही कम लेस फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मोटर डेवलपमेंट कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है. वेयर एज हेल्थी चाइल्ड हैज़ मोर स्किल परफेक्शन. और उसके कंपेरिजन में जो हेल्थी चाइल्ड होता है या नॉर्मल वेट वाला बच्चा होता है वो ज़्यादा स्किल परफेक्शन हो जाता है, या फिर उसकी जो मोटर स्किल्स हैं वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाती हैं एज कम्पेयर टू अनहेल्थी चाइल्ड. नेक्स्ट इज डिसेबिलिटी एंड डिजीज़. तो डिसेबिलिटी एंड डिजीज़ का भी बहुत बड़ा रोल है. अगर कोई पर्सन किसी को डिसेबिलिटी है तो भी उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट है या माइंड रिलेटेड, बॉडी रिलेटेड, वो कहने के स्टॉप हो जाती है. उस डिसेबिलिटी और इंजरीज की वजह से या डिजीज़ की वजह से वो काफ़ी टाइम तक उस प्रॉब्लम को फेस करता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर पाता और उसका स्किल परफेक्शन नहीं हो पाता. इंजरीज कॉज लेस मोटर डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू हेल्थी पर्सन. ऑब्वियसली बात, जो इंजर्ड होगा तो उसको कहीं ना कहीं जैसे कि इसका अगर फ्रैक्चर हो गया है तो 1 and 2 मंथ उसको बेड रेस्ट दिया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके जो पर्टिकुलर लिम्ब है जिसमें फ्रैक्चर हुआ है वो उस बॉडी पार्ट को यूज़ नहीं कर पाता, साथ साथ वो अदर बॉडी पार्ट्स को भी यूज़ नहीं कर पाता है क्योंकि उसको बेड रेस्ट दिया गया है. तो उसकी कहीं ना कहीं उसकी मोटर डेवलपमेंट स्टॉप हो जाती है पर्टिकुलर टाइम तक, और उसके कंपेरिजन में जो हेल्थी पर्सन है वो थोड़ा और फास्ट रहती है. रेस्ट एंड रिलैक्सेशन. प्रॉपर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन शुड बी कंसिडर, अदरवाइज मोटर डेवलपमेंट विल अफेक्टेड. तो प्रॉपर रेस्ट मीन्स होता है कि आपको कंप्लीटली आफ्टर डेली रूटीन वर्क आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी है और कंप्लीटली अपने माइंड और बॉडी को रेस्ट देना है, तभी जो है, अदरवाइज क्या होगा, मोटर डेवलपमेंट कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगी. सेफ्टी मेजर्स. It is one of the most important thing in the motor development. They gives motivation and create positive environment for motor skills. तो सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं कि सेफ्टी जब आपको कहीं पर लगती है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ में कि वी आर सेफ, कि आपकी इंजरीज नहीं होगी, तो वो आपको मोटिवेट करती है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं. और जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कोई बच्चा करता है तो वो कहीं ना कहीं बेटर मोटर स्किल लर्न करता है. और अगर वो वहाँ पर जो सराउंडिंग एरिया या सेफ्टी मेजर्स वहाँ पर नहीं फॉलो करेंगे तो इंजरी की वजह से वो कहीं ना कहीं उसकी मोटर डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगी या रुक जाएगी पर्टिकुलर टाइम तक. इन्वायरमेंट. क्लीन, सेफ एंड नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ हेल्थी एंड गुड फॉर मोटर डेवलपमेंट. क्लीन, सेफ और नेचुरल इन्वायरमेंट हमेशा जो होता है हेल्थी और गुड फॉर हेल्थी होता है पर्सनस के लिए. बीमार कम होते हैं ऐसे लोग जो हेल्थी इन्वायरमेंट में रहते हैं, और साथ साथ उनकी मोटर डेवलपमेंट भी कंटिन्यूसली चलते रहती है. मोटिवेशन. चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज एंड मोटिवेटेड टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी. मोटिवेशन प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर बेटर मोटर डेवलपमेंट. मोटिवेशन कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है बच्चों को कि वो अपनी हेल्थ और अपनी फिटनेस पे वर्क करें ताकि उनकी मोटर डेवलपमेंट अच्छी रहे. कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हैं, जैसे बॉडी वेट. ओवरवेट एंड ओबेस चिल्ड्रन हैज़ लेस मोटर डेवलपमेंट. जो ओबेस और मोटे बच्चे होते हैं, हेल्थी होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं, उनकी मोटर डेवलपमेंट कम होती है. ठीक है. जेंडर और सेक्स डिफरेंसेस. इसका बहुत बड़ा रोल है. दैट देयर आर डिफरेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स.
जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होती हैं उनके मोटर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। बॉयज़ जो होते हैं उनकी मोटर डेवलपमेंट एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट मीन्स कि ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइज गाइडलाइंस हैं डिफरेंट स्टेज एंड ग्रोथ है, वो आपको बता चुका है। इन्फेंट में क्या क्या होती है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में क्या क्या होती है, लेटर चाइल्डहुड में क्या क्या होती है, टीन एज में क्या क्या होती है, और उन एज स्टेजेस में वो क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज वो करते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, ड्यूरिंग लेक्चर ही बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। नाउ कम टू द पोस्चर, क्योंकि आपको इसमें पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ है। पोस्चर कहते किसे हैं, कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। पोस्चर इज अ बॉडी पोजिशन, काइंड ऑफ बॉडी पोजिशन, एक बॉडी पोजिशन है। इट मे बी स्टैटिक और इट मे बी डायनेमिक। स्टैटिक मीन्स या तो आप सिंगल पोजिशन में होते हैं, सिटिंग और लाइंग और स्टैंडिंग में, या डायनेमिक, डायनेमिक मीन्स आर ड्यूरिंग रनिंग। तो इट मे बी स्टैटिक और डायनेमिक, तो बॉडी पोजिशन है, ठीक है। कुछ डॉक्टर्स ने यहाँ पर डिफाइन करा है पोस्चर्स को, और कुछ एक्टर्स ने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, तो मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पर बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, पोस्चर इज अ साउंडलेस फिजियोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द बॉडी। और जो एक्टर्स ने कहा गया है वो है, पोस्चर इज अ टूल फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड एटीट्यूड। तो ये जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये वहाँ पर आपको आने चाहिए, ठीक है। एक और है यहाँ पर, तो जो भी आपको बेटर हो याद कर लीजिएगा। पोस्चर इज अ टूल्स ऑफ मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी विच कॉज मिनिमम स्ट्रेस ऑन जॉइंट्स एंड मसल्स। सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि जो पोस्चर एक टूल्स है, मैकेनिकल टूल्स है, जो क्या करता है, जिसकी वजह से अगर आपका करेक्ट पोस्चर अगर आप है तो आपकी जो जॉइंट्स और आपकी मसल्स है उस पर कम से कम स्ट्रेस पड़ेगा। अगर आपकी पोस्चर में गलत है, पोस्चर स्टैंडिंग या सिटिंग और लाइंग पोस्चर, अगर आपका वॉकिंग पोस्चर, रनिंग पोस्चर का गलत है, तो जो आपके जॉइंट्स हैं और मसल्स हैं उन पर ज़्यादा असर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। देयर आर सम कॉजेज ऑफ बैड पोस्चर, बहुत से रीजंस हैं जिनकी वजह से बैड पोस्चर होने के चांसेस बढ़ते हैं। बाय बर्थ होता है पोस्चर किसी का, ठीक है, ये ड्यूरिंग बर्थ ही हो सकता है कि थोड़ा सा वहाँ पर क्या हो जाए, कुछ वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे, बर्थ के टाइम पे। एक्सीडेंटल, ड्यूरिंग एक्सीडेंट की वजह से भी क्या होता है, सम पर्सनस उनकी जो पोस्चर होती है वो थोड़ा सा नॉर्मल से अलग हो जाती है। रॉन्ग पोस्चर एडप्टेशन, अगर आप का सिटिंग, लाइंग और स्टैंडिंग जो पोस्चर अगर वो गलत है, अगर मैं रॉन्ग अडॉप्ट कर लिया है, तो उसकी वजह से भी बैड पोस्चर होने के चांसेस बढ़ते हैं। डूइंग एक्सरसाइज इन रॉन्ग वे, अगर आप किसी एक्सरसाइज को नॉर्मली डेली लाइफ में अगर गलत करते आ रहे हैं, अगर आपका वॉकिंग गेट्स या रनिंग गेट्स, अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एक्सरसाइजेज हैं, अगर उनको आप गलत तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, राइट मैनर से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो भी पोस्चर या फिर बैड पोस्चर में आपका पोस्चर कन्वर्ट हो सकता है। लॉन्ग टाइम इलनेस, क्रोनिक डिजीज़, यानी कि बहुत टाइम से बीमारी चली आ रही है और बंदा बेड रेस्ट में है, वो चल फिर नहीं पा रहा, तो उसकी वजह से भी काफ़ी चांसेस है बैड पोस्चर होने के। ओवरलोड, आपने देखा होगा जो स्कूल चिल्ड्रन होते हैं या फिर हिल्स एरिया में जो लोग होते हैं, वो अपने पीठ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी लोड, ओवरवेट लेके चलते हैं, तो उस वजह से भी क्या होता है, उनकी जो पोस्चर है, अपर बॉडी थोड़ा सा डाउनवर्ड हो जाती है, यानी कि थोड़ा सा झुक जाती है, जिसकी वजह से पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। टाइट फिटिंग क्लॉथ, जो जिम वाले होते हैं या फिर जो नॉर्मल पर्सन है, दे लाइक टू टाइट फिटिंग क्लॉथ वेयरिंग, दे लाइक टू वेयर टाइट फिटिंग क्लॉथ, तो उसकी वजह से भी पोस्चर डिफॉर्मिटी होने के चांसेस हो सकते हैं। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। डिसेबिलिटी, आपको बताइए डिसेबिलिटी, अगर कोई पर्टिकुलर लिम्ब छोटा बड़ा है, सपोज एक पाँव छोटा बड़ा है, तो उसका एक शोल्डर छोटा बड़ा हो जाएगा, उसकी जो वॉकिंग स्टाइल है या स्टैंडिंग स्टाइल है, उसमें आपको एक शोल्डर छोटा बड़ा दिखेगा मुँह, तो उससे बैड पोस्चर में आ जाता है। एज फैक्टर, ओल्ड एज पीपल ज़्यादा बैड पोस्चर में आपको देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू यंग। अब एडवांटेजेस, काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है करेक्ट पोस्चर के। अभी तक आपके कॉजेज थे, अब करेक्ट पोस्चर के एडवांटेज है। प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, अगर आपका गुड पोस्चर है तो आपके जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क करेंगे। अट्रैक्टिव, आपकी पर्सनैलिटी की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपका पोस्चर अच्छा है तो आपकी जो पर्सनैलिटी होगी, जो आपकी फिजिक होगी, वो अट्रैक्टिव होगी। इंक्रीज सेल्फ स्टीम, अगर आप में किसी भी तरह का कोई बैड पोस्चर नहीं है तो आपकी सेल्फ स्टीम हमेशा हाई रहती है। रिड्यूस इंजरी चांसेस, और आपके इंजरीज के चांसेस भी कम होते हैं। हेल्प्स टू टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, समटाइम्स पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ की वजह से क्या होते हैं, काफ़ी लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, या उनको टैलेंट जो पर्टिकुलर इवेंट अगर उसमें पार्टिसिपेट करें तो उनको बैड पोस्चर की वजह से बाहर कर जाता है। समटाइम्स देखिए आप आर्मी में देखिए, अगर बैड पोस्चर है, कोई पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ है, तो उसमें आर्मी में उनको अनफिट कर दिया जाता है। गुड पोस्चर प्रमोट्स गुड हेल्थ, और गुड पोस्चर हमेशा एक इंडिकेशन शो करता है कि वो गुड हेल्थ वाला पर्सन है। नाउ योर फर्स्ट पोस्चर डिफॉर्मिटी, आपके में 6 पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ हैं, उनमें से फर्स्ट है आपका नॉकनी।
नॉक नी, नॉक नी इज रिलेटेड टू लोअर लेग डिफॉर्मिटीज़, यानी कि लेग से रिलेटेड डिफॉर्मिटीज़ हैं। इसमें पिक्स आप देख लीजिए, नॉर्मल लेग ऐसे होते हैं, और नॉक नी में से क्या होती हैं, जो नीज होती हैं वो आपस में काफ़ी क्लोज जाती हैं या फिर चिपक जाती हैं, ठीक है। और जो एंकल का गैप होता है, बिटवीन द गैप बिटवीन एंकल्स आर वाइडर, जो कि नॉर्मल होना चाहिए। और आप यहाँ पर पिक्स में देख सकते हैं, इसके नीज़ में गैप, अच्छा खासा गैप है, और एंकल में भी गैप है, मगर यहाँ पर नीज़ काफ़ी क्लोज आ चुकी हैं, टच हो चुकी है दूसरे, और एंकल में काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो इससे बोलते हैं नॉकनी प्रॉब्लम। तो इन नॉकनी पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ द नीज बेंड इनवर्ड, यानी कि जो नीज होते हैं वो इनसाइड बेंड हो जाते हैं, तो इनवर्ड, तो बेंड इनवर्ड, एंड नी स्ट्राइक्स ईच अदर, या फिर वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो जाती हैं वाइल वॉकिंग और रनिंग, या फिर वो जब रनिंग या वॉकिंग करते हैं तो उसकी वजह से वो आपस में स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, ठीक है। एंड देयर इज अ वाइडर गैप बिटवीन बोथ दी एंकल्स, ये आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। नीज टचेज और ओवरलैप ईच अदर्स इन नॉर्मल स्टैंडिंग पोजिशन, इन नॉक नी प्रॉब्लम द नीज जॉइन टुगेदर वाइल देयर इज वाइड गैप बिटवीन द एंकल वेरिंग डायरेक्टली विद द डिग्री ऑफ डिफॉर्मिटी। मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपल सा आपको इतना सा याद रखना इसमें कि नॉकनी में क्या होता है कि जो नीज होते हैं दे बेंड इनवर्ड्स एंड दे आर वेरी क्लोज एंड स्ट्राइक टू ईच अदर वाइल वॉकिंग रनिंग, एंड देयर आर वाइडर गैप बिटवीन, नीज में क्लोज गैप कम हो जाता है और एंकल में उसके कंपेरिजन में ज़्यादा हो जाता है, तो एंकल का गैप बढ़ जाता है। कॉजेज, बहुत सारे कॉजेज है, विटामिन डी की वजह से होता है, ठीक है, रिकेट्स डिफिशियंसी हो सकती है, वीक लेग हो सकते हैं, ओबेसिटी हो सकती है, ओबेसिटी वाले जो लोग होते हैं उनमें मोस्टली नॉकनी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, ठीक है। कैल्शियम डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या होता है कि जो बोन्स हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं, और रॉन्ग पॉस्चर एडेप्टेशन या रॉन्ग वॉकिंग स्टाइल एक्सेप्ट करने की वजह से बचपन से वो क्या होती हैं, उनके नीज काफ़ी क्लोज चली जाती हैं। हैवी वेट लिफ्टिंग, अगर उनको हो सकता है कि वो बचपन से काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट करते हुए आए हैं तो भी, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टिव मेजर्स हैं यहाँ पर। वृक्षासन है, अकर्ण धनुरासन है, ठीक है। तो वृक्षासन ये एग्जांपल है कि आप अपने वन लेग से अनदर नीज को पुश करते हैं आउटर साइड को, क्योंकि नी इनसाइड जा रही है तो आपको आउटसाइड को पुश करना है, ठीक है। पद्मासन आप कर सकते हैं, दिस अ पद्मासन, या पिलो एक्सरसाइज, अपने नीज के बीच में पिलो को रखे आप अप एंड डाउन अपने बोथ लेग्स को कर सकते हैं। तो आउटवर्ड वॉकिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द रेमिडियल एक्सरसाइजेज। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द रेमिडियल एक्सरसाइजेज ऑफ नॉकनी, तो ये रेमिडियल एक्सरसाइजेज भी आपको याद करनी पड़ेंगी। नाउ कम टू द फ्लैट फुट। फ्लैट मीन्स क्या होता है, देयर इज अ आर्च इन योर सोल्स, मूवमेंट जो होता है वो आर्च होता है हर पर्सन के सोल में, ठीक है, लाइक दैट। तो फ्लैट फुट प्रॉब्लम में क्या होता है, वो आर्च उसका मिसिंग आता है, जो ये आर्च बना हुआ है यहाँ पर ये मिसिंग आता है कम्प्लीटली, उसका फुट, उसका जो, अगर आपको किसी पर्सन का अगर अपना अगर फ्लैट फुट अगर चेक करना है तो आप पानी में अपने पैर डालिए और उसको किसी सीमेंटेड एरिया में फ्लोर पे आप वो करिए, तो आपके अगर जो मार्क हैं इसमें आ रहे हैं तो इट मीन्स आपको फ्लैट फुट प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंप्लीटली फुटप्रिंट आ रहे हैं, ठीक है, और जो आर्च है वो मिसिंग है उसमें, तो इट मीन्स आप उस पर्सन को फ्लैट फुट प्रॉब्लम है। तो फ्लैट फुट प्रॉब्लम इज एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ फुट इन विच द आर्च ऑफ द फुट कोलैप्स विद द इंटायर सोल ऑफ द फुट कमिंग इनटू कंप्लीट और नियर कंप्लीट कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। इसमें कहने का मतलब है देयर इज अ आर्च जो हमारे हर किसी के सोल में होता है, पैर के सोल में होता है, वो आर्च उसमें कम्प्लीटली मिसिंग होता है, कोलैप्स कर जाता है, और साथ ही साथ हो सकता है कि उसका कंप्लीट फुटप्रिंट फ्लोर पे, ग्राउंड पे आ जाए, तो इस कंडीशन में उसको कहा जाता है फ्लैट फुट प्रॉब्लम। और आर्मी में फ्लैट फुट प्रॉब्लम्स वाले को ज्वाइनिंग नहीं दी जाती या फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, आउट कर दिया जाता है उससे। इन दिस डिफॉल्ट ऑफ फीट पर्सन गिव्स कंप्लीट प्रिंट ऑफ देयर फुट सोल ओवर द प्लेन सर्फेस, यानी मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी प्रिंट, अगर आपको पानी में डालिए उसका प्रिंट क्या करता है, कंप्लीट प्रिंट आ रहा, तो इट मीन्स अगर कर्व या इनर कर्व जो है या जो मिसिंग है आर्च, अगर वो मिसिंग है तो इट मीन्स उसको फ्लैट फुट प्रॉब्लम है। कॉजेज, द मेन कॉज ऑफ बैड क्वालिटी शूज़ आ सकता है इसमें, वेयरिंग फ्लैट स्लीपर्स, फ्लैट शूज़ आप पहनना पसंद करते हैं, इन प्रॉपर शूज़ यानी कि अच्छी क्वालिटी के शूज़ नहीं है, ठीक है, विदाउट सोल कर्व वाले शूज़ आप यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल जो होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइसेस में आते हैं शूज़, उनमें कर्व नहीं देखने को मिलता है। ओबेसिटी भी रीज़न है, हैवी वेट होने की वजह से क्या होता है कंप्लीट फुटप्रिंट आ जाते हैं उनके, ओवरवेट। प्रोलोंगेड स्टैंडिंग मीन्स होता है कि आप काफ़ी टाइम, आपका जो वर्क है या रूटीन वर्क जो भी आपका, उसमें आपको काफ़ी देर तक, काफ़ी घंटों तक स्टैंडिंग पोजीशन में रहना पड़ता है, उसकी वजह से भी फ्लैट फुट होने के चांसेस बढ़ते हैं। वीक मसल्स ऑफ फुट, जो एंकल में जो आपके सोल में जो मसल्स होती हैं वो वीक होने की वजह से भी ये होने के चांसेस बढ़ते हैं। अब इसके लिए बहुत सारे आसन्स हैं, जैसे ताड़ासन। ताड़ासन में क्या करते हैं, आप अपनी टोटल बॉडी वेट आपका टोज में आता है और हील को रेस करते हैं, तो ताड़ासन आपके लिए ज़्यादा बेटर है।
और प्रॉपर वेयरिंग ऑफ आर्च, प्रॉपर जो आर्च वाले शूज़ आते हैं, गुड क्वालिटी शूज़ आपको पहनने चाहिए। प्रेशर ओवर फुट, ठीक है, रेगुलर रनिंग आपको करनी चाहिए, गुड क्वालिटी शूज़ आपको पहनने चाहिए। प्रेशर ओवर फुट वहाँ पर, ठीक है। राइटिंग विद फुट, अगर आपको इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट अगर आप पैरों से लिखना भी स्टार्ट करेंगे तो भी आपके थोड़ा बहुत आपके ये फ्लैट फुट प्रॉब्लम्स रिमूव हो सकती है। नाउ कम टू द बो लेग। अब नॉकनी में आपको पता था कि जो नीज होते हैं वो इनवर्ड जाते हैं, बैंड इनवर्ड जाते हैं। इसमें क्या होता है, नीज आउटवर्ड जाते हैं। अपोजिट है नॉकनी का, नॉकनी में इनसाइड जाते हैं और बो लेग में आउटसाइड। और वहाँ पर जो नॉकनी में था वो एंकल का गैप काफ़ी ज़्यादा था, इसमें एंकल का गैप कम हो जाता है, लाइक दैट। दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन, दिस इज द बो लेग कंडीशन। इसमें जो नीज है वो आउटर साइड ज़्यादा बैंड हो गई है और जो कर्व आ रहा है वो और जो एंकल है वो उनके बीच में गैप कम हो जाता है। तो ये अपोजिट है नॉकनी का, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। इसमें लिखा भी है दिस इज द डिफेक्ट ऑफ लेग्स, ये भी लोअर लेग डिफॉर्मिटीज़ है। एंड बैंड आउटवर्ड, जिसमें क्या होता है हमारे जो लेग्स हैं वो आउटवर्ड बैंड हो जाते हैं। द स्पेस बिटवीन नीज वाइडर एंड लेग्स टेक कर्व शेप, जो नीज में गैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा, एक नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा होता है और कर्व शेप आपके लेग्स में इजीली विजिबल होता है। ये बो लेग कंडीशन उन लोगों को उसमें जिनने रॉन्ग पोस्चर एडेप्टेशन करी है, प्लस जो हैवी वेट लिफ्ट करते हुए आए हैं। तो कॉजेज में आता है आपका रिकेट्स भी बहुत बड़ा रीज़न है, विटामिन डी, कैल्शियम, लैक ऑफ कैल्शियम, अर्ली चाइल्डहुड, वॉकिंग विथ वेट, अगर बचपन में बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करके चले हैं तो उसकी वजह से होता है। ओबेसिटी तो बहुत बड़ा रीज़न है। डिफॉल्टेड फुटवेयर, और ख़राब जो शूज़ क्वालिटीज़ हैं, फुटवेयर है, उनको अगर यूज़ करते हैं तो वो भी रीज़न है। करेक्टिव में से अर्धचक्रासन, ठीक है, गरुड़ासन, दिस इज द अर्धचक्रासन, दिस इज द गरुड़ासन एंड दिस इज द अर्धमतशींद्रासन। वॉकिंग विथ इनवर्ट टोज, आप इनवर्ट टोज करके वॉक कर सकते हैं। स्पेशल शूज़ आते हैं इनके लिए, तो आप उन शूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ द अभी आपके 3 लेग लो लेग डिफॉर्मिटीज़ थी, वो थी नॉकनी, बो लेग और फ्लैट फुट। तो 3 आपकी लेग से रिलेटेड डिफॉर्मिटीज़ हैं, पोस्चर डिफॉर्मिटीज़। 3 आपकी अपर बॉडी से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट इसमें काइफोसिस, जिसको कुबड़पना कहा जाता है। तो आपकी जो स्पाइन, ये मोस्टली जितनी भी अपर बॉडी आ रही है सब स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड है। तो क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन एनी वन स्पाइनल कॉर्ड डिफॉर्मिटीज़। तो आपको 3 डिफॉर्मिटीज आपके उसमें सिलेबस में गिवन है, उनमें से किसी एक को लिखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है। तो मैं आपको पहले पिक्स दिखाता हूँ। दिस इज द नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड पोजिशन एंड दिस इज द काइफोसिस प्रॉब्लम। देखिए कितना ज़्यादा उसका जो है ये जो थोरेसिक केज है वो फॉरवर्ड बैंड हो चुका है। उसकी नेक और उसकी नेक में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, नेक उसकी ड्रॉप हो जाती है फॉरवर्ड। तो यही होता है। दिस पोस्चर डिफॉर्मिटी ऑल्सो नेम एज राउंड शोल्डर, इनको राउंड शोल्डर भी कहा जाता है। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ थोरेसिक केज, दिस इज अ थोरेसिक केज, हमारे यहाँ पर जस्ट शोल्डर्स और नेक के यहाँ पर थोरेसिक केज पोर्शन होता है। एंड द क्लेविकल स्पाइन, ये 2 जगह हैं, थोरेसिक केज एंड क्लेविकल स्पाइन। ये याद रखना पड़ेगा आपको कि कभी कभी पूछते हैं कि काइफोसिस रिलेटेड टू हैपन इन विच बॉडी पार्ट्स। तो थोरेसिक केज और क्लेविकल स्पाइन कोई भी अगर वहाँ पर ऑप्शन दिया है तो उसको आप टिक कर लीजना, ठीक है। खाली स्पाइन लिखने से वहाँ पर नहीं चलेगा। एनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन एट फ्रंट, यानी कि एबनॉर्मल कर्व अगर स्पाइनल कॉर्ड में आ जा रहा है थोरेसिक केज और क्लेविकल स्पाइन में, तो वो काइफोसिस कंसिडर की जाती है। कॉजेज बहुत से रीज़न है इसमें, इसको हम बैक भी कहा जाता है। थर्ड शोल्डर्स कम्स फॉरवर्ड, जिसकी वजह से क्या होता है आपके जो शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स कम्स फॉरवर्ड एंड चेस्ट मूव बैकवर्ड, जो शोल्डर्स ब्लेड्स हैं वो आगे को आ जाती हैं और चेस्ट जो है ना वो पीछे को शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कॉजेज बहुत सारे हैं इसमें। थर्स बॉडी वेट शिफ्टेड फॉरवर्ड कॉजेज अनबैलेंस पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल ड्यूरिंग स्टैंडिंग, अ लॉट ऑफ प्रेशर ओवर टोज। अगर आप अनकंडीशन या इम्प्रॉपर सिटिंग पोजीशंस या फिर लाइंग आसन पे बहुत ज़्यादा पिलो लगा के या लेट के आप मूवीज़ टीवीज़ अगर देखते हैं तो वो भी एक रीज़न है काइफोसिस के। तो प्रिकॉशंस या रिमीडियल एक्सरसाइज आप बोल सकते हो। वन शुड नॉट लीन फॉरवर्ड ड्यूरिंग प्रोग्रेसिव स्टडी, या फिर जो डिम लाइट आप बोल सकते हो, डिम लाइट की वजह से भी ये होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो उसके करेक्टिव मेजर्स हैं जैसे भुजंगासन है, चक्रासन है, धनुरासन है, बैकवर्ड बेंडिंग है, रिवर्स सिटअप्स है। नाउ कम टू द लॉर्डियोसिस, इट इज़ रिलेटेड टू लंबर स्पाइन। जो लॉर्डियोसिस है वो लंबर स्पाइन से रिलेटेड है ये सारी स्पाइन रिलेटेड, बट पर्टिकुलर एरिया, जैसे आपका काइफोसिस थोरेसिक केज में था और लॉर्डियोसिस आपके लंबर स्पाइन है। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्पाइन, इन दिस अवर स्पाइन शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है लाइक दैट। जो लंबर स्पाइन होती है वो आपके हिप और जहाँ पर आपकी जो बैक लोअर बैक मसल्स हैं
वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें एबनॉर्मल कर्व आता है, ये शिफ्ट हो जाती है आगे को, फॉरवर्ड से स्टमक वाली पोर्शन की ओर को सिर्फ एबनॉर्मल कर्व आ जाता है। ठीक है, द बॉडी वेट शिफ्टेड बैकवर्ड, एंड जब आपका स्पाइनल कॉर्ड आगे को शिफ्ट हो जाएगी तो आपका टोटल बॉडी वेट आपका कहाँ जाएगा, आपके हील्स पर आ जाएगा, पीछे को शिफ्ट हो जाता है। कॉजेज बहुत सारे हैं इसके, ओबेसिटी, ओवरवेट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मीन्स होता है कि आप टीवी लेट के ज़्यादा देखते हैं, गेम्स भी आप उसमें खेलते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम करते हैं, उसे बोलते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल। वीक एब्डोमेन मसल्स वीक होने की वजह से भी क्या होता है, ये शिफ्ट होता है आगे को। करेक्टिव मेजर्स में पश्चिमोत्तानासन, हल आसन, फॉरवर्ड बेंडिंग, अल्टरनेट टो टचिंग, स्टॉप वॉकिंग, लॉन्ग स्ट्राइड वॉकिंग जिसे कहते हैं, स्टूप वॉकिंग क्या जाता है, सिटअप्स हो गया, डाइट, प्रॉपर डाइट भी यहाँ पर हेल्प करती है। नाउ कम टू द राउंड शोल्डर, जिसे हम काइफोसिस भी कहते हैं, तो राउंड शोल्डर ही पूछा जाता है कभी कभी। इट इज़ अ पोस्चरल डिफेक्ट्स इन विच शोल्डर बिकम्स राउंड, एंड इसमें क्या होता है, जो शोल्डर्स होते हैं वो राउंड हो जाते हैं लाइक दैट, तो एक काइफोसिस ही है लगभग। ठीक है, दे आर प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड, और आगे को मूव हो जाते हैं। शोल्डर आर बेंड फॉरवर्ड, द चिन डाउनवर्ड एंड हेड इज बेंड, और जो चिन है पर्सन्स की वो आगे को क्या हो जाती है, मूव हो जाती है। ठीक है, और हेड भी उसका आगे को मूव हो जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दिस गिव्स अस साउंड शेप ऑफ शोल्डर। ठीक है, कॉजेज बहुत सारे इसमें, वियरिंग टाइट फिटिंग क्लॉथ, वीक मसल्स ऑफ चेस्ट एंड शोल्डर, रॉन्ग पोस्चर ड्यूरिंग रीडिंग, राइटिंग, ओवर चेयर और बेड, फॉल्टी फर्नीचर एक्सेट्रा, तो इनकी वजह से भी होने के चांसेस रहते हैं। करेक्टिव मेजर्स में चक्रासन है, धनुरासन है, भुजंगासन है, उष्टासन है, होल्डिंग हैंड्स एट बैक है, रिवर्स सिटअप्स है, एंड बैकवर्ड बेंडिंग है। तो अभी तक आपके जो 3 लोअर लेग डिफॉर्मिटीज़ थी वो थी आपकी नॉकनी, बो लेग और फ्लैट फुट, और अपर बॉडी से रिलेटेड थी आपकी जो थी वो थे इसमें काइफोसिस, राउंड शोल्डर हो गया और लॉर्डिस हो गया। नाउ द लास्ट पोस्चर डिफॉर्मिटी इज स्कोलियोसिस। तो सारे जो है स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड है, तो इट मीन्स जो स्पाइनल कॉर्ड है, लॉर्डिस उसमें क्या होती है, लंबा स्पाइन आगे को शिफ्ट हो जाती, और जो काइफोसिस में था उसमें क्या था, जो थोरेसिक केज और क्लेविकल स्पाइन थी वो आगे को शिफ्ट हो जाती है एब्नॉर्मल कंडीशन में। इसमें भी क्या है, जो स्पाइनल है, वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं आपके वर्टिब्रल कॉलम, ये क्या होते हैं, साइडवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं, राइट साइड या लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम शिफ्टेड राइट और लेफ्ट साइड, जिसकी वजह से क्या होता है, वन लिम्स अप एंड डाउन, जिसकी वजह से एक शोल्डर छोटा बड़ा हो जाता है। ठीक है, कॉजेज बहुत सारे हैं इसमें, अनडेवलप्ड लेग्स और बैकबोन, लिफ्टिंग वेट टूवर्ड्स ऑन साइड ऑफ शोल्डर्स, रूटीन डिजीज ऑफ बैकबोन, अगर कोई इंजरी है या बैक पेन प्रॉब्लम है उससे भी ये भी हो सकता है। करेक्टिव मेजर्स है अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, ताड़ासन, चिनअप्स। So these are the remedial exercises for scoliosis. I repeat and again, नॉकनी में क्या होता है, जो नीज होते हैं वह इनवर्ड बैंड हो जाते हैं। ठीक है, और जो गैप है एंकल के बीच में काफ़ी ज़्यादा होता है। बो लेग में क्या होता है, एबनॉर्मल कर्व आता है लेग्स में। ठीक है, जो लेग्स हैं वो आउटवर्ड मूव हो जाते हैं। वो फ्लैट फुट में क्या होता है, द कंप्लीट आर्च इज मिसिंग। ठीक है, जो सोल हमारा उसमें आर्च मिसिंग होता है उसे फ्लैट फुट कहा जाता है। काइफोसिस में क्या होता है कि थोरेसिक के जो कैलिकल साइड में एबनॉर्मल कर्व आता है, जिसकी वजह से चिन और जो शोल्डर से ब्लेड्स है वो आगे शिफ्ट हो जाती है, चेस्ट पीछे को शिफ्ट हो जाती है, और टोटल बॉडी वेट टोज में आ जाता है। ठीक है, लॉर्डिस में क्या होता है, जो लंबा स्पाइन है वो शिफ्ट हो जाती है फॉरवर्ड, जिसकी वजह से वेट शिफ्ट हो जाता है बैक साइड। ठीक है, और स्कोलियोसिस क्या होता है, राइट और लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाती है आपकी वर्टिब्रल कॉलम। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके इसमें 2 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। फर्स्ट आपका इसमें पोस्चर डिफॉर्मिटीज, मोटर डेवलपमेंट, और सेकंड आता है वुमेन एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, दिस, तो इस पर ये कम्प्लीटली एक ही चैप्टर हैं, so don't focus on this. ठीक है, both are same. Now we start about the introduction of women's and sports. Women's और sports का क्या लिंक है। इन एंशियंट टाइम्स आपको बता दें कि वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। एंशियंट ओलंपिक जो होते थे उनमें वुमेन्स को पार्टिसिपेट अलाउ नहीं था। ठीक है, बट करंट टाइम, आज के टाइम पे जो वुमेन्स हैं वो कम्प्लीटली पार्टिसिपेट कर रही हैं। इन एंशियंट टाइम मेन्स वेयर फॉर मार्केट एंड वुमेन इज गो फॉर होम एंड फैमिली। तो वुमेन जो थे बाहर के लिए वर्क करते थे और जो फीमेल्स होती थी वो ओनली घर का काम करती थी। बट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैड वुमेन स्टार्टेड द पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। मॉडर्न ओलंपिक में फर्स्ट टाइम उनको अपॉर्चुनिटी दी गई कि पार्टिसिपेट करें। द मॉडर्न सोसाइटी है एक्सेप्टेड द वुमेन्स पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। और मॉडर्न सोसाइटी ने भी आज के टाइम पे लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि वुमेन्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। मॉडर्न क्लिनिकल स्टडीज़ हैव प्रूव्ड दैट द फिजिकल एक्टिविटीज़ हैव बेनिफिटेड ऑफ हेल्थ ऑफ वुमेन। जो मॉडर्न का जो रिसर्च कहती है कि जो साइंस कहती है वो कहती है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उनकी हेल्थ को कहीं ना कहीं ज़्यादा और इम्प्रूव करती है। टुडे द बैटल फॉर इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इक्वलिटी के लिए मेंस और वुमेन्स में फाइट देखने को मिलती है और इक्वलिटी उनको राइट्स हैं वहाँ पर।
किसी भी फील्ड में। द फर्स्ट टाइम वुमेन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट चैम्पियनशिप 1960 एमेच्योर एथलेटिक। तो फर्स्ट टाइम 1960 में एमेच्योर एथलेटिक में उन्होंने कम्प्लीटली पार्टिसिपेट किया था, 1900 में पार्टिसिपेट किया था। अकॉर्डिंग टू IOC डाटा द वुमेन पार्टिसिपेशन एट लंडन ओलंपिक, जो कि 2016 में लंडन में ओलंपिक्स हुए थे, द गेम्स हैं राइजन टू 41%, यानी कि जो ओवरऑल जो परसेंटेज था उससे पहले के ओलंपिक्स गेम्स का, उससे 41% इंक्रीज हुआ था। ऑफ ऑल एथलीट्स वुमेन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन स्टडी। और यही वुमेन से जो मेडल वेडल लेके, ठीक है, कंट्री का नाम क्या करते हैं, प्राउड फील कराते हैं कंट्री को, और साथ साथ अदर वुमेन्स के लिए भी एज अ वहाँ पर आइडल का रोल प्ले करती हैं, ताकि और यही वुमेन्स होती हैं जिनको देख देख के अदर वुमेन्स क्या होती हैं, इंकरेज होती हैं स्पोर्ट्स के लिए। द फेमस इंडियन ओलंपिक बॉक्सर मैरी कॉम सेज दैट इंडियन सोशल सिस्टम डज नॉट अप्रूव वुमेन participation in sports. She had faced lot of problems for coming into sports, like lack of family support, social culture, finance, less coaching facilities for women, sexual harassment. तो जो मैरी कॉम है, जो वर्ल्ड चैम्पियन है, 5 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है चूँकि इंडिया की, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती है मैरी कॉम। तो मैरी कॉम जो है वो बताती हैं कि जो इंडियन सोशल है वो फीमेल्स का पार्टिसिपेशन उनने स्टार्टिंग में एक्सेप्ट नहीं करा था, वो अप्रूव नहीं करते थे, क्योंकि फीमेल्स को ओनली हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व किया जाता था। तो उस टाइम पर अगर कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट भी करना चाहता है या इंटरेस्ट रखता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। वो प्रॉब्लम्स थी जैसे लगा उसको फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती थी फीमेल को, सोशल कल्चर लोग जो बातें बनाते थे वो गया, फाइनेंस हो गया, फाइनेंशियली उनको हेल्प नहीं करते थे पेरेंट्स और गवर्नमेंट, लेस कोचिंग फैसिलिटीज़, उनके लिए स्पोर्ट जो कोचेज़ होते थे वो उनके लिए बहुत कम होते थे, वो ओनली मेल्स को ही कोचिंग देते थे, फीमेल कोचेज़ काफ़ी कम थी। सेक्सुअल हारासमेंट उनको काफ़ी देखना पड़ता था, हारासमेंट उनका होता था काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर। ओके, इन 1950 द वुमेन स्टार्टेड टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स। तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट वहाँ पर आता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन्स एंड स्पोर्ट्स। तो वहाँ पर आपको इस तरह से वहाँ पर डेटा के साथ आपको पूरा कम्प्लीटली कैसे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन पहले क्या था और अब कैसे इंप्रूव हुआ है, यहाँ पर आपको अपने एक व्यूज़ लिखने पढ़ने आ सकते हैं। ये 2017-18 में क्वेश्चन आया था, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इस पर। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, कॉजेज ऑफ लेस पार्टिसिपेशन वुमेन स्पोर्ट्स। वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, बट मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ जनरल नॉलेज कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन क्यों कम था स्पोर्ट्स में, क्यों कम है। लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है इसलिए भी उनका वो है, उनको परमिशन नहीं मिलती घर से इसलिए भी। तो मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको चीज़ बता रहा हूँ। लैक ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, ड्रेसेस के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, तो इसलिए भी वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करती हैं। सेक्सुअल हारासमेंट, उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग उनके सेक्सुअल हारासमेंट करते हैं, तो इस वजह से भी वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको डिमोटिवेट किया जाता है। लैक ऑफ मीडिया सपोर्ट, जो मीडिया है वो मोस्टली मेल्स को ही ज़्यादा सपोर्ट करती है, इस वजह से भी थोड़ा इंकरेजमेंट मुश्किल है वुमेंस का पार्टिसिपेशन में। लैक ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, वुमेंस को भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। लैक ऑफ गर्ल सेफ्टी सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो स्टेडियम होते हैं वहाँ पर उनके लिए प्रॉपर टॉयलेट्स या जो चेंजिंग रूम्स है अगर वो नहीं है तो वो भी, और जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, तो गर्ल सेफ्टी भी बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, रॉन्ग सोशल एंड कल्चर ट्रेडिशन, रॉन्ग जो पुराने ओल्ड ट्रेडिशन हम चले आ रहे हैं कि वुमेन्स ओनली हाउस होल्ड एक्टिविटीज करते हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा कम है। पूरा फैसिलिटी फॉर गर्ल्स को प्रॉपरली फैसिलिटी नहीं दी जाती हैं, जिसकी वजह से कोचेस कम है, फीमेल्स कोचेज, जो वुमेन्स को जो प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेटेड टू पर्सनल प्रॉब्लम जो होती हैं, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, वो सिर्फ एक फीमेल कोच ही जान सकती हैं। तो फीमेल कोचेस कम होने की वजह से भी जो फीमेल्स हैं वो इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं स्पोर्ट्स में। लैक ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, जो गर्ल्स हैं उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से भी उनको पढ़ा लिखा नहीं जाता था, उनकी अर्ली एज में ही मैरिज वैरिज कर दी जाती थी, जिसकी वजह से भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी, उनको हाउस एक्टिविटीज़ में फंसा लिया जाता था, मतलब वो इन्वॉल्व हो जाती थी, टाइम नहीं मिलता था इन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मिनार्ज। ये ऐसी ये स्पेशली फीमेल्स में देखने को होती है, मेल्स में नहीं होती है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो स्पेशली फीमेल्स ही इसको फील करती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है मिनार्ज। मिनार्ज इज़ द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर फर्स्ट पीरियड ब्लीडिंग इन फीमेल, यानी कि मिनार्ज जो एक कंडीशन है, ये बिगिनिंग है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिनका मासिक धर्म होता है, जिसमें लॉट ऑफ ब्लड्स उनकी बॉडी से क्या होता है, उनके ओवरीज से, फीमेल जो हिडन पार्ट्स होते हैं उनसे फ्लो होता है। तो ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स है जिनमें उनको पीरियड्स होते हैं, तो ये उसकी बिगिनिंग कहलाती है मिनार्ज। तो ये याद रखना, और ये होती है 11 to 15 ईयर्स के बीच में। 15 ईयर्स तक फर्स्ट टाइम जो गर्ल्स होती हैं
हो सकता है कि 13 ईयर्स तक ना हो, 12 ईयर्स तक ना हो। तो जब सडनली बिगिनिंग होती है इसकी, फर्स्ट टाइम जब होती है, जो फीमेल्स होती हैं दे रियली सॉफ्ट। तो फर्स्ट टाइम कोई चीज़ होती है और ब्लड ओवरफ्लो जब होता है उनके पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से, तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती हैं। तो ठीक है, तो उनको गाइड किया जाता है, उनके पेरेंट्स के थ्रू वहाँ पर गाइड किया जाता है, जो अदर फीमेल्स उनको गाइड करती है कि इज़ द पार्ट ऑफ फीमेल, तो फीमेल की लाइफ का पार्ट है, तो वहाँ पर समझाया जाता है। तो आपको सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, मिनार्च इज़ द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये पीरियड्स होने का स्टार्ट बिगिनिंग टाइम है, जब फर्स्ट टाइम किसी फीमेल को, गर्ल्स को पीरियड्स होते हैं। ठीक है, मिनार्च शोज द गर्ल्स ट्रांजिशनल टू वुमनहुड, और यही टाइम होता है जब फर्स्ट टाइम उसको पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको होती है, तो वो उसका ट्रांजिशन होता है गर्ल्स टू वुमनहुड, एक लड़की का वुमेनहुड में चेंज होने का ट्रांजिशनल पीरियड होता है। इट इज़ अ साइन ऑफ ग्रोइंग अप एंड बिकमिंग अ वुमेन, और ये एक तरह का साइन है, ये एक साइन है कि वो अब बड़ी हो रही हैं। ठीक है, और वो वुमेन्स जो हैं उस कंडीशन या उस वुमेन्स वाली कंडीशन में वो आ चुकी हैं। गर्ल्स एक्सपीरियंस मिनार्च बिटवीन 11 to 15 ईयर्स ऑफ एज, तो 11 to 15 ईयर्स के बिटवीन एट ऑलमोस्ट सभी जो गर्ल्स हैं उनको फर्स्ट टाइम पीरियड्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। द फीमेल एक्सपीरियंसेस मैनी फिजिकल एंड एनाटॉमिकल चेंजेस लाइक सफिशिएंट बॉडी मास, तो फीमेल इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है फिजिकल एंड एनाटॉमिकल चेंजेस उनकी बॉडी में होते हैं। ठीक है, सफिशिएंट बॉडी मास, सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो होता है वो एक हार्मोन्स होता है। ठीक है, बाय ओवरीज गेन इन हाइट, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, जो उनके बॉडी पार्ट्स हैं, हिडन बॉडी पार्ट्स हैं जिन्हें छुपाए रखते हैं सब लोग। ठीक है, तो ब्रेस्ट हो गया, हाइट होगी, इनमें उनमें ग्रोथ उनकी होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो लार्जमेंट उनमें होना स्टार्ट हो जाता है। ग्रोइंग पब्लिक हेयर, जो हिडन पार्ट्स हैं उनमें जो पुबिक हेयर्स हैं वो होने स्टार्ट हो जाते हैं। एक्टिविटी ड्यूरिंग मिनार्च, तो कौन कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए अगर फर्स्ट टाइम किसी अगर गर्ल्स को पीरियड्स टाइम हो, तो उसको क्या क्या एक्टिविटी करनी चाहिए। मिनार्च इन ए मॉडरेट लेवल, तो उसको लाइट और मॉडरेट यानी कि ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट टाइम जब उसको हो। द रिसर्च हैज़ प्रूव द फीमेल्स कैन पार्टिसिपेट इन मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज़, और डॉक्टर्स या रिसर्च भी कहती है कि वो लाइट और मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रह सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ कम टू द menstrual dysfunction, menstrual dysfunction, इट इज़ अ डिसऑर्डर और इरेगुलर कंडीशन वुमन मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली आपको पता है कि मिनार्च में क्या होता है, स्टार्टिंग बिगिनिंग होती है 11 to 14 ईयर्स में, और जो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन का मीन्स क्या है, जो उनको एवरी मंथ जो पीरियड्स हो रहे हैं उसमें डिसफंक्शन हो जाना, यानी कि उनको प्रॉपर टाइम पे ना आना है, वो 2 या 3 महीने या फिर 1 महीना लेट हो जाना या फिर ना होना, एक एक 1.5 महीने तक ना होना, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन। ठीक है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो उनका टाइम पीरियड होता है, क्योंकि हर 23 to 27 डेज़ के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा हर मंथ उनको होती है, तो वो ना होना। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन कैन बी डिफाइंड एज एबनॉर्मल ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये क्या होता है कि जो उनकी बॉडी से जो पीरियड्स के टाइम पे जो ब्लड फ्लो होता है, निकलता है बाहर, उसमें एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना। द एब्सेंस ऑफ इंट्रा कैविटी, मोस्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स एवरी 20 to 35 डेज, तो 22 से 35 दिन के अंदर सभी लोगों को जो पीरियड्स होते हैं वो हर एवरी मंथ उनको होते हैं। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फ्लो लास्ट फॉर 3 to 7 डेज, और ये जो पीरियड्स टाइम होता है जिनमें उनको काफ़ी ज़्यादा पेन और काफ़ी ज़्यादा उनको इरिटेशन हो गया, ब्लड फ्लो होता है उनकी बॉडी से, वो 3 to 5 डेज का, 3 से 7 दिन का होता है। और ये एग्जैक्ट नहीं है कि ये फीमेल टू फीमेल वेरी करता है, किसी को 3 डेज़ में उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है, किसी को 4 डेज़, किसी को 5 डेज़, किसी का 7 डेज़ तक चलता है। इससे काफ़ी पेनफुल टाइम होता है किसी फीमेल के लिए। द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग वेरीज, सम हैव लेस ब्लीडिंग वेयर एज सम हैव हैवी, तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल जो टाइम पीरियड होता है 1 वीक का, तो इसमें किसी को हैवी ब्लीडिंग होती है और किसी को बहुत कम ब्लीडिंग होती है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, फीमेल टू फीमेल वेरी करती है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन मोस्ट ऑफ द वुमेन कंप्लेन अबाउट ब्रेस्ट पेन, तो मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं उनको वो कंप्लेन करती है कि उनको ब्रेस्ट पेन हो रहा है। ठीक है, बैक पेन उनका होना स्टार्ट हो जाता है, हेडेक उनको होना स्टार्ट होता है, फटीग उनको, टायर्डनेस उनको, क्रैम्प आने स्टार्ट हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पेन इतना ज़्यादा होता है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। ड्यू टू ब्लड फ्लो द आयरन एंड ब्लड रिड्यूस, थर्स चांसेस ऑफ एनीमिया इंक्रीजेज, जब हर मंथ जो एवरी मंथ जो है ये पीरियड्स होते हैं, तो 3 to 7 डेज़ का जो टाइम पीरियड होता है, तो काफ़ी ज़्यादा ब्लड इनकी बॉडी से
सेक्रेशन होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है और अनीमिया होने के चांसेस भी होते हैं। द ट्रीटमेंट फॉर सीवियर यूट्रीन ब्लीडिंग में इंक्लूड हार्मोनल थेरेपी। तो उनका हार्मोनल थेरेपी आप देखते हैं एंटी फिब्रोनोल से काफ़ी ज़्यादा ये हैं, फिब्रिनोलिटिक्स, टेकिंग मोर आयरन फूड। उनको यहाँ पर वेजिटेबल्स हो गया, आयरन फूड रिलेटेड, वहाँ पर उनकी स्पेशल केयर वहाँ पर करनी चाहिए जस्ट नॉर्मली। एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन, अगर उसको मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन हो रहा है या भी बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। Menstrual dysfunction is a normal physiological phase in female. The research has proved that female can participate in light or moderate. तो सिंपली बात है कि लाइट और मॉडरेट एक्टिविटीज़ भी मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन के टाइम पे भी कर सकते हैं। मिनार्च और मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन दोनों ही कंडीशंस में वो लाइट और मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रह सकती हैं। एक और कंडीशन होती है मेनोपॉज। मेनोपॉज में क्या होता है, आफ्टर 45 ईयर जो होती है वुमेन्स को, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनका पीरियड्स होने बंद हो जाते हैं। तो जब वो पीरियड्स होने बंद हो जाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा एकदम से जब चीज़ें उनके लाइफ में चलती वारी है, एवरी मंथ उनको वो पीरियड्स होते हैं और सडनली वो बंद हो जाए तो उनमें बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको मेनोपॉज कहा जाता है। तो 45 ईयर्स के बाद जब उन्हें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या पीरियड्स हैं अगर वो बंद हो जाते हैं तो उसे मेनोपॉज कहता है। और उस वजह से होने से उनकी जो ऑस्ट्रोजन लेवल जो है बॉडी में डिक्रीज हो जाता है, जो सेक्स हार्मोन्स होता है वो होना बंद हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं आफ्टर 45-50 ईयर्स के बाद वो प्रेग्नेंट नहीं होती, यही एक रीज़न है। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, फीमेल एथलीट ट्रायड। ट्रायड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 डिसऑर्डर से मिलकर बना हुआ है, जो कि फीमेल्स में देखने को मिलता है, ये मेल्स में नहीं होता है, ठीक है। तो ये इनसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड्स टाइम है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो वो 3 डिसऑर्डर्स हैं आपके, ईटिंग डिसऑर्डर, एमनोरिया एंड द थर्ड इज ओस्टियोपोरोसिस। तो जब 2 डिसऑर्डर हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, जब एनी 2 डिसऑर्डर हो जाते हैं तो थर्ड डिसऑर्डर अपने आप हो जाता है। थर्ड सिंड्रोम या थर्ड जो डिसऑर्डर है वो होने के चांसेस और हो जाते हैं या अपने आप हो जाता है, तो ये एक दूसरे रिलेटेड हैं। सो वी विल स्टार्ट। इट इज़ अ सिंड्रोम ऑफ फीमेल इन विच ईटिंग डिसऑर्डर, एमनोरिया एंड ओस्टियोपोरोसिस आर प्रेजेंट। यानी कि ये 3 डिसऑर्डर सिंड्रोम से मिलकर बना है, एमनोरिया, ओस्टियोपोरोसिस एंड ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। दिस कंडीशन यूजुअली सीन इन फीमेल्स पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट्स। और जब वो फीमेल पार्टिसिपेट करती हैं फीमेल्स स्पोर्ट्स में तो उनमें एक कंडीशन देखने को मिलती है, डैट एम्फसाइज लेस बॉडी वेट, जिसकी वजह से उनका बॉडी वेट कम हो जाता है। दिस ट्रायड इज सीरियस इलनेस, और ये बहुत सीरियस इलनेस होती है और जो स्पोर्ट्स में फीमेल्स होती हैं उनमें ही देखने को ज़्यादा मिलता है प्रॉब्लम। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिसऑर्डर्स। अब बेसिकली 3 डिसऑर्डर का कॉम्बिनेशन है। थर्स इफ बी सी इज सफरिंग फ्रॉम 1 अदर 2 डिसऑर्डर्स, तो अगर वो 2 डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है वो पर्सन लेडी, तो उसको थर्ड डिसऑर्डर कंडीशन इज कॉमन इन क्रॉस कंट्री रनर्स। तो थर्ड डिसऑर्डर अपना हो जाता है। और ये जो मोस्टली है ये क्रॉस कंट्री, जो मैराथन और क्रॉस कंट्री और जिम्नास्टिक जो फीमेल्स होती हैं स्पोर्ट्स में, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। क्रॉस कंट्री रनर्स और जिम्नास्टिक वाले, ये याद रखिएगा, जिम्नास्टिक और क्रॉस कंट्री वालों में देखने को ज़्यादा मिलता है। नाउ सिम्टम्स एंड हाउ टू आइडेंटिफाई कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फीमेल एथलीट ट्रायड। टायर्डनेस, फटीग, हेयर लॉस, ड्राई स्किन, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, एनीमिया, लो हार्ट रेट। तो दीज आर द सिम्टम्स। ओके, नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ईटिंग डिसऑर्डर. Eating disorder is related to eating, abnormal eating. So there are two types of disorder. The first is bulimia nervosa disorder and the second is anorexia nervosa disorder. I will, और मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ बुलिमिया नर्वोसा. इन जो बुलिमिया नर्वोसा होता है, दे ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड रैपिडली विदाउट चिंग प्रॉपरली, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं विदाउट चिंग प्रॉपरली, ठीक है, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस लाइक दैट. ये पिक्स बनी है. द सेकेंड इज एनोक्सिया नर्वोसा. एनोक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, उसका अपोजिट होता है. दे हैव फियर अबाउट गेनिंग वेट एंड दे वांट टू लुक स्लिम एंड ट्रिम, दैट्स व्हाई दे स्किप देयर मील्स. ओके, और वो क्या करती हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से जिसकी वजह से उनका बॉडी वेट बहुत कम हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एनोक्सिया नर्वोसा, ठीक है. एंड द लास्ट इज एमनोरिया. एंड द लास्ट इज एमनोरिया. अब उसमें सॉरी सेकेंड इज एमनोरिया. ऑस्टियोपोरोसिस में आपको उसको बताऊंगा. If a female athlete perform intense exercises and eating enough calories by which hormones level decreases, thus causing very menstrual cycle. यानी कि अगर कोई फीमेल एथलीट परफॉर्म करिए, इंटेंस एक्सरसाइजेज परफॉर्म करिए, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करिए स्पोर्ट्स में रह के, एंड ईटिंग इनफ कैलोरीज, और वो नॉट ईटिंग इनफ कैलोरी, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट, यानी कि जितना उसको अमाउंट ऑफ कैलोरी चाहिए उतनी नीड अगर ईट नहीं करिए, इंटेक नहीं करिए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन लेवल है, हार्मोन्स है, वो डिक्रीज होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बढ़ जाती है, यानी कि उसमें डिसफंक्शन हो जाता है. और साइकिल इन दिस
द मेंस्ट्रुअल साइकिल पोस्टपोन्ड फॉर मोर देन 3 मंथ, और इसी वजह से क्या होता है, इन प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने की वजह से और इंटेंस एक्सरसाइज करने की वजह से क्या होता है, जो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है स्पोर्ट्स में जो वुमेन्स होती हैं वो बैठ जाती है। कभी कभी वो 3 से 4 महीने तक 3 मंथ तक उनको वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, जो कि हर महीने होनी चाहिए थी, वो उनको एवरी मंथ नहीं होती है, 3 महीने तक वो पोस्टपोन्ड हो जाती है, रुक जाती है, उसको बोलते हैं एमनोरिया। एंड द थर्ड ईटिंग डिसऑर्डर, एमनोरिया जब हो जाता है तो ओस्टियोपोरोसिस अपने आप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओस्टियोपोरोसिस होता है द वीक बोन डेंसिटी ऑफ आवर बोन्स, इट इज द सेकंड, इज द थर्ड, सेकंड आप कुछ बोल सकते हैं, फीमेल ट्राइड इज द ऑस्टियोपोरोसिस, एस्ट्रोजन लेवल इज लोअर, एस्ट्रोजन लेवल जो होता है गर्ल्स में कम हो जाता है। द लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड पुअर न्यूट्रिशन मीन्स लैक ऑफ कैल्शियम लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस, और इसी की वजह से क्या होता है, लो लेवल एस्ट्रोजन और लैक ऑफ कैल्शियम की वजह से इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, जब उसने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया तो क्या होता है कि उसकी बोन की जो डेंसिटी है, स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाती है, एंड इम्प्रॉपर बोन फॉर्मेशन, और इम्प्रॉपर बोन फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उसके इंजरीज के चांसेस या बोन इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये 3 डिसऑर्डर्स हैं, जैसे फर्स्ट आपका ईटिंग डिसऑर्डर ब्लूमे नर्वोसा नर्वोसा, सेकंड है आपका एमनोरिया जिसमें कहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, नॉट टेकिंग प्रॉपर कैलोरीज और इंटेंसिव एक्सरसाइजेस की वजह से क्या होता है, हैवी एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है, जो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 3 मंथ तक क्या होती है, पोस्टपोन्ड हो जाती है, उसको बोलते हैं एमनोरिया। एंड द लास्ट इज ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं व्हेन द बोन डेंसिटी डिक्रीजेज, और वो होता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन और लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से फीमेल्स में देखने को मिलता है। सो योर चैप्टर इज क्लोज, ओके, योर चैप्टर इज डन।